नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के डेली प्रैक्टिस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, सभी की तैयारी एकदम बिंदास चल रही होगी। तो डेली प्रैक्टिस की श्रृंखला का ये अगला टॉपिक जो होगा ये होगा इतिहास, है ना, इंडियन हिस्ट्री। ये लेक्चर नंबर 19 हो जाएगा। तो आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कहाँ के? अग्नि वेदिकाओं या फिर अग्निकुंड हो जाता है। ठीक है, अग्निवेदिका हो गया, अग्निकुंड, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अग्निकुंड। क्या ऑप्शन दिया है कि लोथल हो जाएगा, या ऑप्शन बी कालीबंगा हो जाएगा, या फिर ऑप्शन सी धौलावीरा, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा राखी कड़ी। तो इस प्रश्न की बात करें तो इसका कालीबंगा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी कालीबंगा। अगर बात करें कालीबंगा कहाँ पे स्थित है तो ये राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में जो है ये स्थित है। और बात करें कालीबंगा से क्या मिलता है तो यहाँ से ही जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। इससे हमको क्या पता है? इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है करी जाती थी, या कृषि के व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कहाँ से? कालीबंगा से। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या है कि ऋग्वेद में वर्णित 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, किस नदी के तट पर हुआ था? अगर बात करें 10 राज्य युद्ध की तो 10 राज्य युद्ध जो है 2 लोगों के बीच में हुआ था। किसके किसके? भारत जन के राजा सुदास और 10 जन। ठीक है, एक तरफ क्या थे? भारत जो है भारत जन के राजा सुदास थे। ठीक है, कौन था? राजा सुदास। ठीक है, और 10 जन संघों के बीच हुआ था। एक तरफ कौन से? 10 जन, इनके बीच में जो है हुआ था। इसको क्या बोलते हैं? 10 राज्य युद्ध। अगर बात करें तो इसका वर्णन कहाँ हुआ है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का जो है वर्णन हमको ऋग्वेद में 7वां जो मंडल है, 7वां मंडल, इसमें मिलता है। ठीक है, अगर बात करें तो ये ऑप्शन हो जाएगा परुष्णी नदी। ठीक है, और वर्तमान में परुष्णी नदी को ही रावी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रावी नदी। तो ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका ऑप्शन सी परुष्णी हो जाएगा, और परुष्णी नदी को वर्तमान में हम लोग रावी नदी बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी राजगृह थी। ठीक है, वत्स, मगध, कोसल या अवंती, इसमें से किसकी थी? तो अगर बात करें राजगृह तो ये मगध की राजधानी थी। ठीक है, मगध की। अगर बात करें मगध राज्य की राजधानी तो ये प्रारंभिक राजधानी हो जाती है, राजगृह, या राजगृह को ही गिरिव्रज बोलते थे। क्या बोलते थे? गिरिव्रज। ठीक है, गिरिव्रज या राजगृह। और अगर बात करें तो राजगृह के बाद जो शासक आते हैं वो राजधानी बनाते हैं अपनी मगध की पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि गिरिव्रज या राजगृह के बाद पाटलिपुत्र में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगर बात करें मगध पर सबसे पहले शासन किसने किया है तो सबसे पहले बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, और फिर जो है नंद वंश के शासकों ने शासन किया है। ठीक है, सबसे पहले बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, और फिर नंद वंश के शासकों ने, महापद्मानंद, घनानंद, ये सब। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें जो कि बौद्ध संगीतियों से संबंधित है। अगर बात करें बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? अगर बौद्ध धर्म की संगीतियों की बात करें तो संगीतियों का सीधा सा मतलब सम्मेलन होता है। ठीक है, सम्मेलन। बौद्ध धर्म में हुए सम्मेलनों को ही संगीतियाँ नाम दे दिया जाता है। अगर बात करें टोटल तो 4 संगीतियाँ हुई हैं बौद्ध धर्म की। कितनी? 4। ठीक है, अगर बात करें पहली तो ये पहली होती है कहाँ पे? राजगृह में। ठीक है, राजगृह जो कि बिहार में स्थित है, तो यहाँ पे होती है। अगर बात करें कब तो बुद्ध जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद लगभग 483 ईसा पूर्व, ये कब होती है? 483 BC मतलब बिफोर द जीसस क्राइस्ट। ठीक है, मतलब ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति राजगृह में होती है। और राजगृह में कहाँ पे? एक गुफा है, कौन सी? सप्तकर्णी गुफा, तो यहाँ पे होती है। ठीक है, इसमें आनंद और उपाली, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, ये अनुयायी होते हैं। इसमें कौन कौन से?
आनंद हो गए, उपाली हो गए, ठीक है, इन लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगली बात करें अगले प्रश्न की, तो अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? किसका? कलिंग युद्ध का वर्णन। अगर बात करें कलिंग वर्णन, ऑप्शन क्या है? प्रथम शिलालेख, तृतीय शिलालेख, 13वां शिलालेख या 7वां शिलालेख, ठीक है। तो अशोक की बात करें तो ये अशोक के द्वारा, अशोक के टाइम पे हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें कलिंग युद्ध जो हुआ था, इसमें इतने लोगों की मौत हुई थी, इतने लोगों की मौत हुई थी कि वो सब नज़ारा देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है। हृदय परिवर्तन हुआ तो इन्होंने क्या हुआ, धम्म की नीति अपना ली, धम्म नीति। तो धम्म नीति में क्या क्या चीज़ें आती हैं? राज्य कल्याण, राज्य कल्याण, ठीक है, कल्याण, शांति, आपस में मेल जोल, ठीक है, आपस में मेल, आपसी भाव, आपसी भाव, ये सब मतलब पॉजिटिव वाली चीज़ें। तो तभी इन्होंने इन धर्म की नीति को व्याख्यात करने के लिए अपने शिलालेख लिखवाए, ठीक है, शिलालेख या स्तंभ लेख। तो उन्हीं में से 13वां जो शिलालेख था, 13वां ये वाला ऑप्शन सी, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। बात करते हैं नालंदा महाविहार के विकास से गुप्त शासक का नाम जुड़ा है, मतलब नालंदा महाविहार का विकास किस शासक ने करवाया था? समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने और चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो अगर इस ऑप्शन की बात करें नॉर्मली तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय का विकास करवाया था, ठीक है। प्रारंभिक संरक्षणों में इसका नाम जोड़ा जाता है, किसका? कुमारगुप्त का, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार, ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हरिशेन, ऑप्शन सी रविकीर्त या विशाखदत्त। तो अगर बाणभट्ट की बात करें या हरिशेन, रविकीर्त, विशाखदत्त, तो इसके उत्तर की बात करें प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में लिखा है। तो इसमें जो है समुद्रगुप्त की विशेषताएं, ठीक है, समुद्रगुप्त की विशेषताओं के बारे में या उसकी उपलब्धियों के बारे में, ठीक है, विशेषताएं या उपलब्धियां या समुद्रगुप्त के शासनकाल की चीज़ें लिखी हैं। और इसको किसने लिखा है? इसको हरिशेन ने लिखा है, ठीक है, हरिशेन ने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिशेन ने लिखा है। अगर बात करें तो उनके दरबारी कवि एवं अधिकारी हरिशेन जो थे ये संस्कृत के ज्ञाता थे, ठीक है, संस्कृत के ज्ञाता थे, बहुत ज़्यादा जानकारी थी इनकी, ठीक है। और प्रयाग स्तंभ ये जो है अभिलेख के रूप में स्तंभ पर उत्कीर्ण भी किया गया था, ठीक है, स्तंभ पर उत्कीर्ण किया गया मतलब पत्थर पर लिखा गया था, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की बात करें तो इनका एक रचयिता रचना हो जाती है मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस, ठीक है। अगला बात करें अगले प्रश्न की कि चोल प्रशासन में उर का अर्थ क्या था? चोल प्रशासन की बात करें तो चोलों का जो प्रशासन था वो दक्षिण भारत में था। कहाँ पे? दक्षिण भारत में, ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यापारियों की सभा, ब्राह्मणों की सभा, सामान्य ग्रामवासियों की सभा या फिर सैनिकों की सभा। तो अगर उर की बात करें तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सामान्य ग्रामवासियों की सभा थी, ठीक है, सामान्य। बात करें चोल प्रशासन में स्थानीय संस्थाएं महत्वपूर्ण होती थी और उन्हीं में से एक ये है उर, ठीक है। अगर बात करें सामान्य ग्रामवासियों को उर कहते थे, पर सभा और समिति जो होती थी ये मुख्य होती थी और इसमें क्या होता था कि ब्राह्मणों को गांव दिया जाता था, इसलिए इसको ब्रह्मदेय भी बोल देते थे, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? हरिहर एवं बुक्का ने, कृष्णदेव राय एवं अच्युत राय ने, या देवराय एवं बुक्का ने हरिहर ने, या बुक्का एवं नरसिंह ने। तो इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। कब करी थी? 1336 के आसपास, ठीक है, 1336 ईस्वी के आसपास, ठीक है, इन्होंने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य की उस टाइम राजधानी क्या बनाई थी, तो राजधानी हम्पी थी। क्या? हम्पी, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अकबर के शासनकाल में दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित थी? सैन्य व्यवस्था से, भूमि राजस्व से, न्याय व्यवस्था से या धार्मिक कीर्ति से। तो दहसाला बंदोबस्त की बात करें तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमि राजस्व से
संबंधित थी। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि अकबर के शासनकाल में एक राजा थे जो टोडरमल, इनको क्या नाम था, टोडरमल। ठीक है, ये टोडरमल जो थे इन्होंने जो है भूमि से संबंधित सारे नियम, सारी चीज़ें बताई हैं इन्होंने। ठीक है, और दहसाला में क्या होता था कि पिछले 10 वर्षों, 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों में जितना उत्पादन हुआ है, उत्पादन, और उसकी कीमत कितनी होती है, मूल्य में, रुपयों में कीमत। ठीक है, इसको ही दहसाला बोले जाते हैं। दहसाला का मतलब 10 साला, दहसाला मतलब 10 साल या 10 साल वाला। ठीक है, दहसाला हो जाता है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के हमारे 10 प्रश्न जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें जो प्रश्नों को हमने रखा या जो डिस्कशन किया वो आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छा से। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाकी स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, अचीव सक्सेस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।